जैसे गाइस आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग था वो एक मिशन एक्सेप्ट करता है जिसके अंदर उसे एक चोर को पकड़ना था जो कि टियांगू स्टोनसेंस को चुरा रहा था। भाई जब लू फैंग उस चोर को पकड़ने के लिए जाता है तब वो उस चोर को पकड़ तो लेता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो बस एक बीस्ट है जिसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। वो जो बीस्ट था यानी कि जिस पर्सन का वो बीस्ट था वो एक गॉड किंग लेवल का वॉरियर था। एट द एंड जो लू फैंग होता है वो इन सब चीज़ों के बारे में जो चूयू होता है उसे आके बता देता है। चूयू को बताने के बाद जो चूयू होता है वो लू फैंग से कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के अंदर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज तुम उस चोर की आइडेंटिटी कंफर्म कर लोगे उसके आगे तुम्हें कुछ भी करने की कोई नीड नहीं है। वही जो लू फैंग होता है वो भी हाथ के अंदर मुंडे हिला देता है क्योंकि उसको पता था कि वो किसी गॉड किंग लेवल के वॉरियर से फाइट नहीं कर सकता। ऑफकोर्स अपने करंट पावर के साथ कर तो सकता है लेकिन सही नहीं होगा फिलहाल इस वक्त। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो चूयू से कहता है कि जब वो स्ट्रेंज बीस्ट मरा था तो उसके मरने के बाद कोई भी वेपन या फिर कोई भी सीक्रेट ट्रेजर नहीं बचा था, वहाँ पे बस कुछ टियांगू स्टोन एसेंस बच गया था। जिसके बाद जो लू फैंग होता है वो टियांगू स्टोन एसेंस चूयू को दे रहा होता है, लेकिन तभी चूयू उसे कहता है कि ये टोटल 23 पीसेस ऑफ टियांगू स्टोन एसेंस है। इसके बाद चूयू लू फैंग को बताता है कि ये जो 23 स्टोन एसेंस है ये लगभग 23,000 मेरिट्स के बराबर में है। ये तुम अपने लिए रख सकते हो क्योंकि किसी भी मिशन के अंदर जितने भी स्पॉइल्स होते हैं यानी कि मिशन के अंदर जो भी चीजें तुमको मिलती है वो सारी की सारी चीजें तुम खुद रख सकते हो। एंड इसको बेच के लू फैंग आराम से 23,000 मेरिट्स को इकट्ठा कर सकता था जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात थी क्योंकि इस मिशन को अलोन कंप्लीट करने के लिए लू फैंग को बस कुछ 10,000 मेरिट्स ही मिल रहे थे। लेकिन अभी इस स्टोन एसेंस को बेचने के बाद लू फैंग को 23,000 मेरिट्स और मिल जाएंगे। आफ्टर ऑल यांगफेंग एशियन कंट्री के अंदर जो मेरिट्स होते थे वो काफी ज्यादा वेल्युएबल होते थे एंड मेरिट्स को एक्सचेंज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता था। इसके बाद जो चूयू होता है वो लू फैंग को कहता है कि उसने उसके चॉज लेयर क्रिएचर के जो भी मटेरियल लू फैंग ने उसे लाने के लिए बोले थे उसने उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की थी। चूयू को पता चला कि उनके यांगफेंग एशियन कंट्री के अंदर कुल मिला के 6 से 7 ऐसे लोग हैं जिनके पास चॉज लेयर क्रिएचर्स है एंड डेफिनेटली वो सारे के सारे लोग गॉड किंग लेवल के ऊपर है। वही उनमें से एक है जिसका नाम हुयाना हुआ है एंड वो चॉज रिलम के ऊपर है, लेकिन उसके रिलेशनशिप काफी ज्यादा बुरा है डी चू लिनिएज के साथ। डू चू लू फैंग से कहता है कि उसे चॉज रिलम के क्रिएचर्स को ढूंढने में टाइम लगेगा। वही जो लू फैंग होता है वो कुछ भी नहीं कहता एंड कहता है कि आप आराम से लेके आ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी फिलहाल लू फैंग के पास 8 कैलेमिनिटी लाइफ फॉर्म था जिसको वो धीरे धीरे अपने आप से यानी कि खुद से इम्प्रूव कर सकता था। लेकिन अगर एक बार उसे वो चॉज लेयर के क्रीचर्स मिल जाते तो उनको स्टडी करके उन लोगों की बॉडी को स्टडी करके वो आराम से अपनी कॉम्प्रहेंशन को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा सकता था। इससे उसका वो जो प्रोफाउंड लाइफ स्ट्रक्चर था वो भी काफी ज्यादा इनहेंस हो जाता। वही लू फैंग डी चू की तरफ देखता और स्माइल करते हुए कहता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना वक्त ले सकते हो। डी चू लू फैंग से कहता है कि भले वो एक फर्स्ट क्लास का मार्किस है लेकिन उसे फर्स्ट क्लास का मार्किस बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वक्त के साथ साथ वो जल्दी काफ़ी सारे दोस्त बना लेगा फ्यूचर के अंदर। एंड उसे भरोसा है कि उसके एशियन यांगफेंग कंट्री के अंदर कुल मिला के 6 से 7 लोग हैं जिनके पास चॉज लेयर क्रिएचर है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसको एक क्रिएचर भी ना मिले एंड वैसे भी उसे बस मटेरियल्स चाहिए थे उनके। इसी तरीके से वक्त बीतता रहता है एंड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लगभग 3 एपॉक से ज्यादा टाइम हो चुका था। लू फैंग अभी भी चड्डू के अंदर था, अपना हमेशा कॉम्प्रहेंशन के अंदर बिजी रहता था। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को चूयू देखने के लिए मिलता है एक बहुत बड़े से एलिगेंट पवेलियन के अंदर। यहाँ पे वो एक खूबसूरत औरत के साथ बैठ के दारू पी रहा था एंड ये जो औरत थी इसने रेड कलर का गाउन पहन के रखा था। वही ये जो औरत होती है वो चूयू से कहती है मार के चूयू आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप मुझे नॉर्थ सी बीस्ट फॉरेस्ट का वो जो मिशन है वो हैंड ओवर करोगे मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी आपको परफेक्ट लाइफ चॉज लायर क्रिएचर को ढूंढने की। वही जो चूयू होता है वो कहता है ऑफ कोर्स इस मिशन के लिए जो चूयू था उसने ऑलरेडी किसी से बात करके रखी थी यानी कि लिन्यू सिटी लॉर्ड से एंड इसके थ्रू लू फैंग को जल्दी वो मिशन मिलने वाला था। इस मिशन के अंदर नॉर्थ सी बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर लगभग 10,000 एपॉक्स के लिए जाना था। कुछ ही टाइम के अंदर ये मिशन चूयू को मिल जाता है एंड चूयू ये मिशन उस लड़की को हैंड ओवर कर देता है एंड ये लड़की बिना किसी हेजिटेशन के इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेती है। एक्चुअली गाइस ये जो लड़की थी ये लड़की तो वैसे ऑर्डिनरी थी लेकिन इसका जो बाप था वो एक गॉड किंग लेवल का वॉरियर था। मिशन मिलने के बाद ये जो लड़की होती है वो तुरंत चूयू से कहती है कि चूयू आप इंडीड काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो, मैं अगले 3 दिनों के अंदर अपने फादर के पास जाने वाली हूँ एंड डेफिनेटली मैं उनसे बात करूंगी आपके मटेरियल्स के लिए। इसके बाद जो चूयू होता है वो फाइनली यहाँ से निकल रहा होता है एंड वो अपने मन कह रहा होता है वो इन चॉज लेयर की क्रिएचर्स को काफी ज्यादा लंबे टाइम से ढूंढ रहा था एंड फाइनली अब उसका ये जो काम है ये हो जाएगा क्योंकि उसे लॉर्ड लियान यू के ऊपर पूरा भरोसा था। जस्ट यहाँ से चूयू जा ही रहा था तभी उसे काफी ज्यादा जोर की आवाज आती है एंड यह आवाज और किसी की नहीं एक फर्स्ट क्लास मार्किस थी
यानी कि कुल मिला के यहाँ पे इस वक्त 2 फर्स्ट क्लास के मार्किस थे, जिसके अंदर से चू जी हाओ और एक और बंदा था। ये चूयू से कहता है कि ये जो मिशन अभी अभी चूयू ने उन लोगों को दिया, इस मिशन की जरूरत इन लोगों को ज्यादा थी एंड इन्होंने चूयू को पहले ही बोला था कि ये मिशन उनको चाहिए, बट चूयू ने बिना इनको बताए ये मिशन उस लड़की को दे दिया। चूयू कहता है कि उसने पिछले 3 एपॉक से कोई भी मिशन नहीं किया था और ना उसने किसी को कोई मिशन असाइन किया था, लेकिन ये जो नॉर्थ सी बीच फॉरेस्ट वाला मिशन था ये उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसने ये मिशन खुद लिया। ये चीज सुन के वो जो सामने वाला फर्स्ट क्लास मार्किस होता है उसे गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है तुम्हारे अंदर इतना दम आ कहां से रहा है, एंड वो एक हरामी वाली स्माइल से हंसने लग जाता है। सडनली उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल मर्डरस ऑरा बाहर आता है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टोटल 7 फर्स्ट क्लास के मार्किस है उसके अंदर से ये जो मार्किस है चू युआन हूँ, ये इन 7 में से सबसे ज्यादा संकी माना जाता है, बिकॉज इसके रगों के अंदर जो खून बह रहा है वो ब्लड ऑफ फ्लेम विंड रॉयल फैमिली एंड थंडर रॉयल फैमिली का है। एंड फ्लेम विंड और थंडर ये दोनों की दोनों जो फैमिलीज है काफी ज्यादा गुस्से वाली है। एंड साथ ही साथ जो चूजू वहाँ हुआ है उसका पास्ट भी कुछ जितना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, उसे बचपन से काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया है एंड इसलिए ये जो बंदा है काफी ज्यादा गुस्से वाला बंदा है। 7 मार्किस में से बस एक मार्किस के साथ जिसका नाम चू जी था, इसी के साथ इसके कुछ अच्छे संबंध थे। जो चू जी होता है वो डी चूयू से कहता है कि तुम इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर हो एंड जब तुम कमजोर होते हो तो तुम्हें कमजोरों की तरह बिहेव करना चाहिए। एक किंग लेवल का मिशन, क्या तुम इस मिशन के लिए वर्थ इट भी हो? डी चूयू कहता है कि आफ्टर ऑल मैं भी तुम्हारे जितने इक्वल स्टेटस के ऊपर हूँ, मैं भी एक फर्स्ट क्लास का मार्किस हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। पास्ट के अंदर मैंने कोई भी किंग लेवल का मिशन एक्सेप्ट नहीं किया था, बट इस बार मेरे लिए ये जो नॉर्थ सी बीस्ट फॉर्मेशन मिशन था ये मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने नेचुरली इस मिशन को प्रायोरिटी दी। लेकिन तभी जो चू युआन होता है उसको गुस्सा आ जाता है एंड वो कहता है प्रायोरिटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था कि ये मिशन हम लेने वाले हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस मिशन को हमसे स्नैच करने की? तुरंत ये बंदा अपने हाथों को लहराता और काफी ज्यादा टेरिफाइंग वेव चूयू की तरफ आगे बढ़ती है, जो कि चूयू को पीछे की तरफ फेंक देती है। चूयू के आसपास जितने भी छोटे मोटे सर्वेंट थे वो सारे के सारे जगह पे पूरी तरीके से जल के राख हो जाते हैं। वही इस बड़े धमाके के कारण इस हॉल के अंदर जितने भी आसपास लोग थे वो सारे के सारे लोग भी इस धमाके से अट्रैक्ट हुए थे एंड सभी लोग इसी डायरेक्शन के अंदर देख रहे थे। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है मुझे माफ करना है एम्परर चूयू, मेरे से गलती से आपके कुछ ऑर्डिनरी फॉलोअर्स मारे गए, आई गेस इसके लिए आप शायद से कुछ फ्यू थाउजेंड मेरिट्स का मेरे ऊपर फाइन लगा दोगे। चलो कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तुम्हें बता दूं ये एक वार्निंग है, अगली बार मैं तुम्हें इतनी इज्जत नहीं देने वाला। जिसके बाद वो बंदा मुड़ता है एंड यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो चीजी हाओ होता है वो एम्परर चूयू की तरफ देखता है एंड कहता है कि डी चूयू तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो चू युआन हाओ है वो हम 7 फर्स्ट क्लास मार्किस के अंदर से सबसे ज्यादा गुस्से वाला है। अगली बार जब भी तुम उसके सामने आओ तो उससे थोड़ा तमीज से पेश आओ, जितना तमीज से तुम उसके साथ रहोगे उतना ही कम तुम सफर करोगे, अदरवाइज मैं भी उसे नहीं रोक सकता। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। एम्परर चूयू इन दोनों को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहे थे, लेकिन इस वक्त तो कुछ भी नहीं कहते। एम्परर चूयू खड़े होते अपने कपड़े साफ करते हैं एंड इसके बाद ये भी यहाँ से मुड़ते हैं एंड यहाँ से निकल जाता है। वही यहाँ पे जितने भी बाकी के गेस्ट थे वो भले इस फाइट को देख रहे थे लेकिन कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता, बिकॉज ये जो फाइट थी ये फर्स्ट क्लास के मार्किसेस के बीच में थी एंड अगर इनमें से किसी एक को भी गुस्सा आ गया तो इन लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा यांग पेंग एशियन कंट्री के अंदर। भाई इनमें से कोई इस चीज के बारे में बात करने की भी कोशिश नहीं करता क्योंकि इनको काफी ज्यादा डर था। जिसके बाद एम्परर चूयू यहाँ से चले जाते हैं। वही हम लोग को 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जो एम्परर चूयू होता है वो लू फैंग के केव में जाता है एंड वो हंसते हंसते लू फैंग से मिलता है एंड कहता है फाइनली ब्रदर लू फैंग, मुझे लगभग 3 एपॉक्स का टाइम लग गया आपके मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए, मतलब आपका परफेक्ट चॉस लेयर के क्रिएचर। इसके बाद जो डी चूयू होता है वो एक जेड बॉक्स निकालता है एंड वो जेड बॉक्स लू फैंग को दे देता है। लू फैंग जैसे ही ये जेड बॉक्स ओपन करता है तो इसके अंदर एक येलो कलर का फेदर था। इसके अंदर से एक अलग तरीके का ऑरा बाहर आ रहा था एंड एक अलग तरीके की चमक थी, जैसे कि ये कोई प्रीशियस स्टोन हो। लू फैंग देख सकता था कि वो जो येलो फेदर था वो जेड बॉक्स के अंदर उसके जो एजेस थे वो काफी ज्यादा शार्प थे, भले ही वो दिखने में काफी तो सॉफ्ट लग रहे हो। चूयू लू फैंग को बताता है कि जो गोल्डन डिवाइन फेदर है ये किंग टियांडू के एक बीस्ट का है, यानी कि किंग टियांडू एक आदमी का नाम है एंड उसके पास एक पाला हुआ बीस्ट है जो कि चॉज लेवल का क्रिएचर है। उन्होंने जब इस बीस्ट को लिया था फर्स्ट टाइम तो वो काफी ज्यादा यंग था, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बस मिड लेवल ऑफ चॉज रिलम के ऊपर थी। किंग टियांडू ने उसे काफी ज्यादा लंबे टाइम से पाल के रखा है, तो फाइनली अब वो अपने मोस्ट परफेक्ट फॉर्म के अंदर कल्टीवेट हो चुका है। ये चीज सुन के जो लू फैंग था वो थोड़ा सा सरप्राइज था कि जितने भी उसने पहले क्रिएचर्स वगैरह कैप्चर किए थे वो बस चॉज रिलम के स्टार्ट के ऊपर थे एंड वो thousands of hundred of silver light water droplets से फॉर्म होके बने थे। लेकिन एक क्रिएचर जो कि अपने परफेक्ट फॉर्म के अंदर ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका हो, उस क्रिएचर को देखना ये काफी ज्यादा मजेदार चीज होगी। तो लू फैंग को बताता है कि उसने इस फेदर के लिए जो लियान्यू सिटी का लॉर्ड है उसकी बेटी के साथ डील की थी, तब जाके उसे ये गोल्डन फेदर मिल पाया। एंड क्योंकि ये एक वॉलेंट्री एक्शन है, ये फेदर अपने आप से गायब नहीं होगा। यानी कि गाइस किसी बीस्ट को स्टडी करने के लिए एक तो आपको उस बीस्ट को मारना पड़ता है, या फिर वो जो बीस्ट है जब वो बीस्ट खुद चाहे कि आप
आप उसके ऊपर स्टडी करो, तभी आप उसकी किसी भी पार्ट, उसका फेदर या फिर उसका नाखून कुछ भी हो तो उन सब चीजों के ऊपर स्टडी कर सकते हो। ना जिस तरीके से अभी लू फैंग के पास उस बीस्ट का एक फेदर है, एंड जैसे उस बीस्ट को पता चलेगा कि लू फैंग उसके फेदर के ऊपर अपना रिसर्च वगैरह कर रहा है, वो बीस्ट चाहे तो वो तुरंत अपने फेदर को डिसइंटीग्रेट कर सकता है। बट क्योंकि ये एक वॉलंटरी एक्शन है, क्योंकि जो चूयू है उसने ये फेदर उस बीस्ट के मास्टर के साथ डील करके लाया है, तो डेफिनेटली ये फेदर गायब नहीं होने वाला। उसके बाद लू फैंग डी चूयू को थैंक्स कहता है। वही जो डी चूयू होता है वो लू फैंग से कहता है कि तुम्हें थैंक्स वगैरह कहने की कोई जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल अभी बस 30 एपॉक्स हुआ है, जब मेरा चौज रिलम का प्रोटेक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा तो हम दोनों काफी ज्यादा शांति के साथ अपनी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक बार प्रोटेक्शन पीरियड खत्म होने के बाद मुझे मे भी ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें परेशान करने की जरूरत पड़ सकती है। वही जो लू फैंग होता है वो डी चूयू से कहता है आपको जब भी मेरी मदद की जरूरत हो आप मुझे बता सकते हो। लू फैंग से कहता है कि प्रोटेक्शन पीरियड में तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बाद मैं डेफिनेटली तुमसे मदद मांगूंगा। उसके बाद डी चूयू यहाँ से चला जाता है एंड लू फैंग भी अपनी केव के अंदर चला जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। जो लू फैंग था उसे उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था जो कि एम्परर चूयू और उन दो फर्स्ट क्लास मार्किसेस के बीच में हुई थी। डेफिनेटली इस तरीके की जो चीजें होती है वो जल्दी नहीं फैलती, क्योंकि ये काफी ज्यादा हायर लेवल के लोग हैं एंड इनके बारे में ऐसे बात फैलाना लिटरली पूरी की पूरी किंगडम के खिलाफ जाने वाली बात होती है। मोरेवर जो चूयू था वो भी इस चीज को सीक्रेट रखना चाहता था, क्योंकि वो ये सारी चीजें बता के लू फैंग को परेशान नहीं करना चाहता था। चाहता था कि लू फैंग अच्छी से अपनी कल्टीवेशन के ऊपर कंसंट्रेट कर पाए एंड जब वो पावरफुल हो तो सारी की सारी चीजें पॉसिबल थी। जो मार्किस चू जी एंड मार्किस चू युआन ये दोनों के दोनों पीक लेवल के चौजरिलम के वॉरियर्स थे। जो मार्किस चू जी था उसके पास 2 गेस्ट ऑफिशियल थे और मार्किस चू युआन के पास 1 गेस्ट ऑफिशियल, एंड ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा क्लोज थे। तो कुल मिला के ये 5 लोग बन जाते हैं जो कि पीक ऑफ चौजरिलम के अंदर है। एंड जो हमारे एम्परर चूयू है चाहे कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो वो इन 5 के साथ नहीं लड़ सकते। वैसे भी इन 7 मार्किसेस के अंदर से जब ये 2 पावरफुल मार्किस एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाता है तो ये काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और जो लू फैंग था वो भी चौजरिलम के पीक के ऊपर था, लेकिन चूयू को ऐसा लगता था कि मे बी वो उन 5 को एक साथ नहीं संभाल सकता। वही जो मार्किस चू युआन थे उनके पास रॉयल ब्लड लाइन भी थी जो कि 2 एशियन नेशंस की थी, एंड इसलिए उस बंदे के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भी था क्योंकि ये थंडर और फ्लेम विंड कंट्री से बिलोंग करता था। वैसे भी उन 7 फर्स्ट क्लास मार्किसेस के अंदर से मार्किस चू युआन थे यही सबसे ज्यादा ब्रूटल था एंड सबसे ज्यादा गुस्से वाला एंड सबसे ज्यादा टैलेंटेड भी समझ सकते हो एंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी। एंड जब कोई भी वॉरियर चौजरिलम के पीक तक पहुंच जाता है तो उस वॉरियर को कंप्लीटली मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अल्थॉट जो लू फैंग था वो भी लिनियन हाउ को बस सप्रेस कर पाया था, लेकिन इन सारे बेवकूफों को लगता था कि जो लू फैंग है वो पीक लेवल के ऊपर है चौजरिलम के। बट उस टाइम जब उसने लिनियन हाउ को हराया था तब तो वो इनिशियल स्टेज के ऊपर ही था बस, एंड अब जाके शायद से वो कहीं ना कहीं मिड स्टेज के आसपास पहुंचा होगा। इस वक्त जो चूयू था वो यही सोच रहा था कि जब लू फैंग एंड ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, दोनों पीक के ऊपर ट्रांसइनकार्नेशन कर जाएंगे, उसके बाद जाके ये लोग अपना बदला लेंगे। उस टाइम शायद से ये लोग इस तरीके से इसे धमकाने की कोशिश नहीं करेंगे, बट तब तक इन लोगों को अपनी लो प्रोफाइल ही रखनी पड़ेगी, इन्हें थोड़ा बहुत हम्बल ही रहना पड़ेगा। हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि स्टार टावर के अंदर शांति से बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था। जो लू फैंग होता है वो उस फेदर को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो अपने हाथों के अंदर उस फेदर को हल्का सा पिंच करता है। वो फील कर सकता था ये जो फेदर ये भले ही दिखने में काफी ज्यादा सॉफ्ट हो लेकिन ये काफी ज्यादा हार्ड था, साथ ही काफी ज्यादा शार्प भी था। लू फैंग को इसके अंदर थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी फील हुआ था। लू फैंग सोचता है कि उसकी जो क्लोज कॉम्बैट स्किल है वो पहले के कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, एंड साथ ही साथ उसका जो लॉन्ग रेंज गैलेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है वो भी एक अलग लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। उसके बाद भी उसे एक छोटे से बाल के अंदर से रेजिस्टेंस फील हुआ, जिसके बाद जो लू फैंग होता है वो इसके ऊपर थोड़ा सा और प्रेशर डालता है एंड इसके बाद ये कंप्लीटली पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाता है, यानी कि उस फेदर का एक छोटा सा हिस्सा भी पूरी तरीके से मतलब अलग अलग पार्ट्स के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था, जो कि लगभग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। इसमें से एक पार्टिकल को भी जब लू फैंग तोड़ता है तो वो 2 हिस्सों के अंदर देखने के लिए मिल सकता था। यानी कि जब पहले लू फैंग ने इन चॉज लेयर क्रीचर्स को तोड़ा था तो उसके अंदर काफी सारे वाटर पार्टिकल जैसे कुछ दिख रहा था, लेकिन इसके अंदर 2 पार्टिकल्स थे जो कि आपस में चिपके हुए थे। ऐसे इन लोगों ने 2-2 का पेयर बना के रखा था। तो जब लू फैंग ने इसे स्टार्टिंग में देखा था तो इसके जो पार्टिकल्स थे वो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या फिर गैलेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जैसे ही लग रहे थे, बट ये उनसे ज्यादा स्पिरिचुअल लग रहा था। ये उससे लगभग टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। लू फैंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये सारे के सारे आफ्टर ऑल बस पार्टिकल्स है, लेकिन स्टिल इनके अंदर का जो लाइफ फोर्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल था। के बाद लू फैंग उन पार्टिकल्स को भी ब्रेक कर देता है अपने हाथों से, एंड जैसे ही वो उन पार्टिकल्स को और ब्रेक करता है तो उसके अंदर हम लोग को काफी सारे सीक्रेट पैटर्न्स एंड लॉ ऑफ चॉस देखने के लिए मिल सकते थे कि आपस में पूरी तरीके से फ्यूज थे। मतलब कुल मिला के
एक लार्ज पार्टिकल था जो कि दो स्मॉल पार्टिकल से जुड़ के बना हुआ था। जब उन दो पार्टिकल्स को और ज्यादा तोड़ा जाता था तो उन पार्टिकल्स के अंदर काफी सारे लॉज और सीक्रेट पैटर्न्स देखने के लिए मिल सकते थे। जब लू फैंग इन सब चीजों को ध्यान से देखता है तो उसे फील होता है ये यिंग एंड यांग एनर्जी है। इस मूवमेंट के ऊपर जो लू फैंग था उसे सबसे ज्यादा बेसिक लाइफ स्ट्रक्चर समझ आ चुका था। मोस्ट ऑफ द चॉज लेयर क्रिएचर्स का समझ आ रहा था कि ये जो क्रिएचर्स, ये जो पार्टिकल्स है, ये इतने ज्यादा पावरफुल लाइफ स्पिरिट फोर्स कैसे कैरी करते हैं कि इनके पास यिंग एंड यांग पावर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि काफी ज्यादा एंडलेस एंड काफी ज्यादा मिस्टीरियस होता है। देखा जाए तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था लेकिन स्टिल ये काफी ज्यादा पावरफुल था। ऑफकोर्स जो लू फैंग ने पहले चॉज लेयर के क्रिएचर्स को पकड़ा था और उनको तोड़ने मरोड़ने के बाद जो भी लू फैंग को मिला था ये उनसे ज्यादा पावरफुल था। एंड गाइस सच्ची बोलो तो मुझे ये सब बकवास करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जितने भी चैप्टर्स होते हैं स्वॉलो स्टार के उसके अंदर लगभग 75% इसी तरीके की बातें लिखी होती है। एंड अगर मैं इन बातों को भी स्किप कर दूं तो वीडियो बड़ी मुश्किल से 5 मिनट की बनेगी। जो भी प्रोसेस लू फैंग अभी फॉलो कर रहा था वो उसी प्रोसेस को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे दोबारा करता रहता है। वो दोबारा उन सारे पार्टिकल्स को तोड़ रहा था, मड़ोड़ रहा था। इसी तरीके से वो इन सारी चीजों को कॉम्प्रहेंड कर रहा था। जिस तरीके से जो पार्टिकल्स थे एक दूसरे से चिपके हुए थे उसी तरीके से जो लू फैंग का पुराने वाले चॉज लेयर के क्रीचर्स के पार्टिकल्स थे, लू फैंग उन वाटर ड्रॉपलेट्स को भी आपस में कंबाइन करने की कोशिश करता है, उन्हें मर्ज करने की कोशिश करता है। बट स्टार्टिंग में ये चीज करने में उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन काफी बार ट्राई करने के बाद फाइनली वो उन दो वाटर पार्टिकल्स को आपस में मर्ज कर पा रहा था, जैसे कि यिंग एंड यांग एनर्जी मर्ज होती है। जब वो आपस में मर्ज हुए थे तो ये दिखने में सही में काफी ज्यादा खूबसूरत था। इसके अंदर एक ब्यूटी ऑफ लाइफ देखने के लिए मिल सकती थी एंड एक अलग सी स्पिरिचुअलिटी देखने के लिए मिल सकती थी। जो लू फैंग की सोल थी वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल थी, वही उसका जो माइंड था वो भी धीरे धीरे करके पावरफुल होते जा रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा था। वही कुछ टाइम के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है 1080 बिलियन ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर लाइट वाटर पार्टिकल्स। ये सारे के सारे दो की पीरियड्स के अंदर कंबाइन हो चुके थे। एंड जैसे पहले लू फैंग ने अपना स्लैश अटैक क्रिएट किया था इन वाटर ड्रॉप पार्टिकल्स को मर्ज करके, अभी इन वाटर पार्टिकल्स ने भी एक दूसरे के साथ मर्ज करके अपने पीएस बना लिए एंड ये पहले से ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। एंड डेफिनेटली इस बार जो लू फैंग का वो जो मूव था गैलेक्सी स्वॉर्ड लाइट वाला, वो पहले के कंपैरिजन के अंदर एक नए लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। इसी के साथ हम लोग को ये भी देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग के माइंड के अंदर जो लू फैंग की विल होता है उसके अंदर भी हम लोग को एक ब्रेक थ्रू देखने के लिए मिला था, जिसके अंदर जो लू फैंग की विल थी वो फाइनली गॉड किंग लेवल के इनिशियल से लेके डायरेक्टली गॉड किंग लेवल के इंटरमीडिएट लेवल तक आ चुकी थी, यानी कि सेकंड लेवल के ऊपर। तरीके से जो लू फैंग था वो और ज्यादा गैलेक्सी स्वॉर्ड लाइट्स को कंट्रोल कर सकता था। इस वक्त जो उसकी गैलेक्सी स्वॉर्ड लाइट थी वो लगभग 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी पहले के कंपैरिजन में, जो कि उसने हुआंग सिटी के अंदर इस्तेमाल की थी। एंड एक बार कोई भी चौज रिलम के ऊपर पहुंच जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर पहुंचना यानी कि ब्रेक थ्रू वगैरह करना लिटरली काफी ज्यादा मुश्किल वाला प्रोसेस है। बट जो लू फैंग था वो ऑलरेडी गॉड किंग के इनिशियल लेवल तक पहुंच चुका था एंड इनिशियल लेवल से वो अभी इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर चुका था। एंड यही सबसे बड़ा रीजन था कि जो लू फैंग का जो कॉम्प्रहेंशन था वो काफी ज्यादा तेज होता था, क्योंकि लू फैंग की जो विल पावर थी वो हमेशा उसके लेवल से 2 से 3 गुना आगे चलती थी, जिससे लू फैंग को अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ करने का मौका मिलता था। बट जैसे जैसे जो लू फैंग है वो आगे बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे करके उसका जो कॉम्प्रहेंशन है वो और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। इसी के साथ वक्त बीतता रहता है एंड हम लोग को देखने के लिए मिला था जो एम्परर चुयू था, क्योंकि ऑलरेडी उसकी एक बार मुठभेड़ हो चुकी थी हाई लेवल की मार्किसेस के साथ, इसलिए जो एम्परर चुयू थे इस वक्त वो काफी ज्यादा लो की रहने लग गए थे एंड वो ज्यादा मिशन को एक्सेप्ट नहीं करते थे। जो भी मिशन वो असाइन करते थे उसके अंदर भी वो काफी ज्यादा केयरफुल रहते थे। इसी तरीके से हम लोग को देखने के लिए मिलता है आधी सेंचुरी और बीत जाती है। आधी सेंचुरी बीतने के बाद जो चुयू होता है उसे वापिस से एक मिशन देखने के लिए मिलता है। ये जो मिशन था ये भी लेटेस्ट किंग लेवल का मिशन था। जो डी चुयू होता है वो तुरंत इस मिशन को भी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इसने एक किंग लेवल का मिशन एक्सेप्ट किया तो वापिस से इन लोगों के बीच में मुठभेड़ हो सकती है। इस बार ये जो मिशन था ये मिशन था फैंटम फायर वर्ल्ड को गार्ड करने का। ये तो इवन नॉर्थन सी बीस्ट फॉरेस्ट वाले मिशन से भी ज्यादा पावरफुल मिशन था, कि उससे ज्यादा बेटर मिशन था, क्योंकि डी चुयू ने इसे वापिस से लिया था तो डेफिनेटली इन लोगों के बीच में वापिस से एक अलग लेवल की ब्रॉल होने वाली है। ये चीज बाकी के 6 फर्स्ट क्लास के मार्किसेस को भी पता चल गई थी कि डी चुयू ने इस मिशन को ले लिया है। ये चीज देख के जो जो चू जुहान होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहता है चू यू वो लगता है लास्ट टाइम वाला सबक भूल चुका है, इसकी इतनी हिम्मत कि ये डायरेक्टली हमारे मुंह के सामने से इस मिशन को चोरी कर रहा है। जैसे ही डी चुहान ने देखा था कि एक बार फिर से जो डी चू है उसने अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए वापस इन लोगों के हाथों से किंग लेवल का मिशन छीन लिया, डेफिनेटली काफी ज्यादा बुरी तरीके से गुस्सा आया था। कि तुरंत बाद जो मार्किस चू जुहान होता है वो एम्परर चू से कांटेक्ट करता है, उनसे कहता है कि आपने वो मिशन क्यों एक्सेप्ट किया। जो एम्परर चू होता है वो कहता है तो मैं कोई फर्स्ट क्लास का मार्किस नहीं हूँ क्या मैं वो मिशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वही वो जो सामने वाला पर्सन होता है यानी कि चूजुआन वो एम्परर चू से कहता है लगता है लास्ट बार का सबक तुम भूल चुके हो ऑलरेडी। वही जो चूजू होता है वो कहता है मैंने सुना है कि मार्किस चूजुआन आप काफी तो पावरफुल हो, सारे 7 मार्किसेस के अंदर से आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, इवन आप चौधरीलम के पीक के ऊपर भी हो, आपको अपने बराबर का कभी कोई ओपोनेंट नहीं मिला, तो क्या मैं इस वक्त अपने मेंशन के अंदर हूँ।
अगर तेरे अंदर दम है तो आ जा और मुझे छू के दिखा दे। ये चीज सुन के जो चूयान होता है उसकी पूरी तरीके से सनक जाती है। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जो चूया वो ऐसा कुछ बोल देगा कि एक फर्स्ट क्लास के मार्केस के मेंशन के अंदर डायरेक्टली ब्रेकआउट करते हुए अंदर घुसना। ये पूरी तरीके से सिटी के खिलाफ था, क्योंकि इन लोगों के जो भी घर होते थे इनके घर के अंदर चू कैपिटल के अंदर से जो एनर्जी होती थी, यानी कि जो भी चू कैपिटल सिटी के अंदर जो मेन फॉर्मेशन होती थी उसके अंदर से डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई होती थी। इसके कारण इनके जो फॉर्मेशन होते थे वो एक अलग ही लेवल के ऊपर होते थे, जिसकी वजह से इवन थॉट अगर ये फर्स्ट क्लास के मार्किस ही क्यों ना हो, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अटैक नहीं कर सकते थे। वही जो चूयुआन होता है वो चूयू से कहता है कि तुम बस इस तरीके से अपने मेंशन में ही छुप सकते हो। वही जो चूयू होता है वो हंसते हुए कहता है हाँ तो क्या हुआ, मैं अपने मेंशन से बाहर ही नहीं आऊंगा, देखता हूँ कि तुम मेरा क्या उखाड़ लेते हो। मैं अपने मेंशन के अंदर ही रहूंगा जब तक मैं अपने प्रोटेक्शन पीरियड के अंदर हूँ, एंड जब तक मैं अपने मेंशन के अंदर हूँ तुम मेरा उखाड़ ही क्या सकते हो। इस वक्त हम सारे के सारे फर्स्ट क्लास के मार्किस हैं, हम सभी लोगों को रिसोर्सेज की जरूरत है, हम सभी लोगों को टास्क की जरूरत है। तुम और मैं, हम दोनों की दोनों एक ही चीज के लिए वेट कर रहे थे, और अगर कोई चीज मैंने पहले ले ली तो तुम्हें इतना ज्यादा भड़कना नहीं चाहिए। वही जो चूयू होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है बहुत सही, बहुत सही, लगता है अभी जानवरों के मुंह में भी जबान आ चुकी है। वही जो डी चूयू होता है वो ज्यादा बात नहीं सुनता है, डायरेक्टली फोन को काट देता है, एंड वो इस वक्त काफी तो कॉन्फिडेंट देखने के लिए मिल सकता था। कुछ टाइम सोचने के बाद फाइनली वो एक लंबी सांस लेता है एंड वो डायरेक्टली लू फैंग से कांटेक्ट करता है, एंड लू फैंग को कहता है ब्रदर लू है, मेरे अभी अभी कुछ फर्स्ट क्लास के मार्किस के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई है, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम और तुम्हारे जितने भी डिसाइपल है वो सब अपने मेंशन से बाहर ना जाए, इस टाइम तक तुम अपने सक्लूजन के अंदर ही रहो। वही लू फैंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है, जिसके बाद जो लू फैंग होता है वो तुरंत मोयो क्योंग, युआनजू और मोरुशा इन तीनों को मैसेज भेज देता है। एंड युआनजू में कंफ्यूज मत होना, ये टीचर ओरिजिन है, क्योंकि जो चूयुआन था वो पहले से काफी तो गुस्से वाला बंदा था, इस वक्त वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से गुस्सा हो रहा था, एंड उसके गुस्से से हम लोग को आसमान के अंदर बिजलियां कड़कते हुए देखने के लिए मिल सकती थी, क्योंकि इंस्टेंटली जमीन के ऊपर आके गिरती है, एंड जिस बिल्डिंग के अंदर वो था उस बिल्डिंग की छत उड़ जाती है। तुरंत कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग को चीज यह भी देखने के लिए मिलता है, जो कि चूयुआन का एक काफी अच्छा खासा दोस्त था। चूयुआन से कहता है उसे संभालते हुए कि तुम्हें अपने आप को कंट्रोल के अंदर रखना चाहिए। इस वक्त जो डी चूयू है वो जानबूझ के सारी चीजें कर रहा है, एंड इस तरीके से तुम गुस्सा हो रहे हो तो उसको मजा ही आ रहा होगा। वो चाहता है कि तुम गुस्से में आओ और लॉस को ब्रेक करते हुए डायरेक्टली उसके घर के अंदर घुस जाओ। ऐसा किया तो डायरेक्टली तुम्हें एंसेस्टर के द्वारा पनिश किया जाएगा, एंड तुम्हें डायरेक्टली नीदर फायर वर्ल्ड के अंदर लगभग 10,000 एपॉक्स के लिए इन प्रिजम के अंदर रखा जाए, यानी कि जेल के अंदर। इस वक्त जो चू युआन हाउ था उसका एक लौता जो सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड था वो था चू जी हाउ, एंड ये एक यही पर्सन था जिसकी वो सारी बातें सुना करता था। देखा जाए तो जो चू जी हाउ था वो काफी तो शांत किस्म का पर्सन था, यानी कि चू युआन हाउ से टोटली अपोजिट, तो वो काफी अच्छी तरीके से जानता था कि कौन क्या सोच रहा है। चू जी हाउ चू युआन को और ज्यादा मोटिवेट करते हुए कहता है वैसे भी आज जिस जगह पे तुम हो उस जगह पे आने के लिए तुमने काफी ज्यादा मशक्कत की है, तुमने काफी कुछ सहा है, तुम इस तरीके से किसी और को अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं दे सकते, एंड आफ्टर ऑल तुम इस तरीके से अगर पूरी तरीके से रैकलेस बिहेव करोगे तो डी चूयू तुम्हारे ऊपर हंसेगा ही। मैं काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर रॉयल फैमिलीज का खून दौड़ रहा है, यानी कि थंडर किंगडम और साथ ही साथ फ्लेम विंड किंगडम, इसके कारण तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा आता है बाकी लोगों के कंपैरिजन के अंदर। बट मेरी बात सुनो, तुम्हें इस वक्त थोड़ा सा काम रहना चाहिए। इसके बाद जो चू हान होता है वो चू जियाओ से कहता है तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। चू युआन हाउ से कहता है कि हमें फिलहाल अपने गेस्ट ऑफिशियल्स को बुलाना चाहिए एंड सबको साथ में मिलकर कुछ सोचना चाहिए। इसके बाद फाइनली लोग अपने अपने गेस्ट ऑफिशियल को गैदर करते हैं एक मीटिंग के लिए। वैसे तो जो चू जिया होता वो ये सब चीजें करना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो चू जाना होता वो काफी ज्यादा गुस्से में था, तो इसलिए इसके लिए कुछ न कुछ जबरदस्ती इस बंदे को करना ही पड़ेगा, ताकि इस बंदे को ऐसा लगे कि चल ठीक है ये बंदा कुछ तो कर रहा है, वरना अगर ये बंदा इसे डेफिनेटली इसी तरीके से छोड़ देता तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई बकचोदी जरूर करता। इसके बाद ये लोग अपनी मीटिंग कंडक्ट करता है। मीटिंग के अंदर जो यू चियाना होता है वो कहता है कि जो डी चू है उसने कहा है कि वो मार्किस मेंशन के अंदर ही रहेगा अपने प्रोटेक्शन पीरियड के अंदर, एंड वो मार्किस मेंशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जैसे ही मैं उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं उसको पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे पता है कि वो अभी अपने बच्चे एंड अपने वाइफ को भी कह देगा कि वो अपनी जगह से बाहर ना निकले, एंड हम किसी भी फर्स्ट क्लास मार्किस के फैमिली के ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि उनके फैमिली के ऊपर अटैक करना ये फर्स्ट क्लास मार्किस के ऊपर अटैक करने जैसा होता है, एंड इनके लिए उन्हें सेम पनिशमेंट मिलती है। जो चीजें होता है वो कहता है कि नहीं, फैमिली को बीच में लाना सही नहीं होगा। ये चीज सुन के जो चूयू आना होता है उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है ये मत करो वो मत करो, आखिर तुम चाहते क्या हो, मैं क्या करूं। वहाँ पे एक ग्रीन रॉब्स वाला पर्सन होता है, वो स्माइल करते हुए कहता है लॉर्ड चूयुआन
आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो एम्परर चुयू है उसने इस मिशन को एक्सेप्ट किया क्योंकि वो हम सभी लोगों के साथ कम्पीट करना चाहते हैं रिसोर्सेज के लिए। तो हमें बस उन लोगों के ऊपर अटैक करना चाहिए इस वक्त जिनकी वो सबसे ज्यादा किदर करते हैं। इस वक्त उनका जो सबसे बड़ा हेल्पर है वो है ऑफिशियल लू है, यानी कि गेस्ट ऑफिशियल लू है। एंड वो ऐसे किसी की भी गेस्ट ऑफिशियल को मार सकते हैं। इनके गेस्ट ऑफिशियल्स को मारने के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह नहीं बनाए गए क्योंकि आफ्टर ऑल जो गेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं वो यांगफैंग एशियन कंट्री के नहीं होते एंड वो बाहर से आए होते हैं एंड वो जीए मरे। इस चीज से यांगफैंग एशियन कंट्री को घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी यांगफैंग एशियन कंट्री के अंदर काफी सारे गेस्ट ऑफिशियल होते हैं एंड वो आपस में लड़ झगड़ के मरते रहते हैं। वही जिसके बाद ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि इस वक्त जो चुयू है उसके अराउंड जो सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल पर्सन है वो है लू फैंग। एंड लू फैंग इस वक्त चौधरीलम के पीक के ऊपर है। डेफिनेटली उसके पास काफी सारी लाइफ सेविंग टेक्निक्स होगी, तो इस तरीके से उसे पूरी तरीके से मारना तो पूरी तरीके से मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। अगर वो लू फैंग को एक बार भी मार पाता है तो ये भी उन लोगों के लिए वर्थ इट होगा क्योंकि इस तरीके से उसके सारे के सारे ट्रेजर्स इनके पास आ जाएंगे। एंड अगर लू फैंग किसी तरीके से वापस से रिकरेट भी हो जाता है यानी कि पूर्ण जन्म भी ले लेता है तो फिर भी उसके पास वो सारी पावर्स नहीं होगी, ना उसके पास वो सारे रिसोर्सेज होंगे, वो पूरी तरीके से नंगा रहेगा। इस तरीके से उसे वापस से अपने आप को इस सेम पोजीशन पे लाने के लिए काफी हजारों करोड़ों साल लग जाएंगे। ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये लू फैंग के ऊपर हमला करेंगे एंड इस तरीके से वो एम्परर चुयू को सबक सिखाएंगे। सीन शूट होता है हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि आराम से कल्टीवेशन कर रहा था। लू फैंग ने पहले इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे मुरुशा, मुयो क्विंगयांग और युआनजू को। अगर वो केव के बाहर जाते भी है तो केव के बाहर उन्हें अपने इनकॉग्निशंस को भेजना है, उनको अपनी रियल बॉडी के साथ बाहर नहीं जाना। वही हम लोगों को टीचर ओरिजिन देखने के लिए मिलता है जो कि आराम से बैठे हुए थे, जो पूरी के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स को सेंस कर रहे थे क्योंकि जो टीचर ओरिजिन थे वो ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर वो वर्चुअल सिस्टम क्रिएट किया था। इस वक्त भी इनके दिमाग में ऐसा ही कुछ आ रहा था। इस वक्त इस बंदे के पास लिटरली इतने सारे इनहेरिटेंस थे, यानी कि जिंग जैक के जितने भी सारे के सारे इनहेरिटेंस थे वो सारे के सारे इनहेरिटेंस लू फैंग ने इस वक्त इसी बंदे के हाथ में देके रखे थे। तो इनहेरिटेंस के मामले में इस बंदे के पास एकदम अंधा इनहेरिटेंस थे। ये इस वक्त कुछ ऐसा करना चाहता था जो कि वर्चुअल यूनिवर्स के लेवल का हो। फाइनली ये जो बंदा होता है ये एक्चुअल में अपना खुद का एक क्लोन बना लेता है। डिवाइन इनकॉग्निशन बनाना एक अलग चीज होती है। जो डिवाइन इनकॉग्निशन होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता, वो बस एक कॉपी होती है। लेकिन अपना क्लोन बनाना ये पूरी तरीके से अलग होता है। अपना क्लोन बनाना यानी कि एक साथ दो बॉडीज रखना एंड वो दोनों की दोनों बॉडीज रियल होगी। बस बात इतनी होती है कि जो फर्स्ट बॉडी होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है एंड जो सेकंड बॉडी होती है वो थोड़ी कम पावरफुल होती है। इसकी जो सेकंड बॉडी थी उसके अंदर लगभग 30% स्ट्रेंथ थी एंड उसकी मेन बॉडी के अंदर 70% स्ट्रेंथ। एंड गाइस जो क्लोन बनाना होता है ये टेक्निक इतनी ज्यादा मुश्किल होती है कि इवन लू फैंग जैसा कोई बंदा भी अभी तक ऐसी किसी टेक्निक को नहीं जानता। वन थॉट जो लू फैंग है वो ऑलरेडी चौधरीलम के पीक के ऊपर पहुंच चुका है। उसके बाद भी अगर लू फैंग के सामने टीचर ओरिजिन अपनी सेकंड बॉडी के साथ आ जाता है तो लू फैंग को घंटा भी पता नहीं चलेगा कि ये टीचर ओरिजिन की सेकंड बॉडी है। वो चौधरीलम के पीक के ऊपर होने के बाद भी बिल्कुल भी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि ओरिजिनल बॉडी कौन सी और फेक बॉडी कौन सी, क्योंकि दोनों ही ओरिजिनल बॉडीज है। बस एक के अंदर थोड़ी ज्यादा पावर है एंड एक के अंदर थोड़ी कम। हम लोग को देखने के लिए मिलता है इस वक्त जो टीचर ओरिजिन की जो सेकंड बॉडी थी वो आराम से ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर भटक रही थी, लेकिन तभी उनके सामने एक काफी ज्यादा पावरफुल फ्लक्चुएशन होती है एंड एक काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन अपीयर होता है जिसने ग्रीन कलर के रॉब्स पहन के रखे हुए थे। इमीडिएटली टीचर ओरिजिन के आसपास का जितना भी स्पेस था वो पूरी तरीके से सप्रेस हो चुका था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। वही जो टीचर ओरिजिन होता है वो इस बंदे को ग्रीट करता है क्योंकि आफ्टर ऑल ये बंदा पावर के मामले में टीचर ओरिजिन से काफी ज्यादा पावरफुल था। वही ये जो बंदा होता है वो टीचर ओरिजिन की तरफ देखता है कहता है, मैंने सुना है कि जो लॉर्ड लुए है उन्होंने काफी ज्यादा मशक्कत किया तुम्हें चू सिटी के अंदर लाने के लिए। तुम जल्दी से लॉर्ड लुए को मैसेज भेजो कि वो जल्दी से आए हमसे मिलने के लिए एंड अगर वो नहीं आए तो तुम मारे जाओगे। चीज सुन के जो ओरिजिनल एंसेस्टर होते हैं वो थोड़े से शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर वो कहता है ठीक है मैं मैसेज भेजता हूँ। जिसके बाद जो ओरिजिनल एंसेस्टर होता है वो तुरंत मैसेज भेज देता है। वही लू फैंग को उसका मैसेज मिल चुका था। सुन के जो लू फैंग होता है वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर टीचर ओरिजिन उसे समझाते हुए कहता है कि एक्चुअल में जो बाहर है क्यूआनसी टावर के ऊपर वो एक्चुअल में उसका एक क्लोन है, एक वर्चुअल क्लोन। ये चीज सुन के जो लू फैंग था वो और ज्यादा शॉक हो गया था। जो टीचर ओरिजिन है उन्होंने एक्चुअल में अपना एक वर्चुअल क्लोन बना लिया एंड ऐसा क्लोन जिसको इवन वो पर्सन जो कि टियान्यू डैश हैंग ये जो बंदा था ये भी चौधरीलम के पीक के ऊपर था, ये बंदा भी नहीं पहचान पाया कि जो इस वक्त टीचर ओरिजिन है वो बस एक इटर्नल ट्रू गॉड है। ओरिजिन लू फैंग को समझाते हुए कहता है कि उनका जो क्लोन है उनके वर्चुअल क्लोन के अंदर लगभग 30% स्ट्रेंथ है एंड वो उनकी कोई नकली बॉडी नहीं है, वो भी उनकी एक असली बॉडी है। अगर उनकी ये बॉडी मर भी जाती है तो भी ज्यादा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उनके जितने भी मेन रिसोर्सेज वगैरह एंड जितनी भी मेन पावर है वो सारी की सारी उनकी सेकंड बॉडी के अंदर है। लेकिन स्टिल इसके बाद भी जो लू फैंग था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था क्योंकि जब लू फैंग के क्लोज वंस के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो लू फैंग का दिमाग पूरी तरीके से सनक जाता है एंड इस वक्त जो
लू फैंग का दिमाग था वो चू यानजू से भी ज्यादा बुरी तरीके से सनक चुका था। जो लू फैंग होता है वो कहता है डोंट वरी मैं आ रहा हूँ। तुरंत जो लू फैंग होता है वो अपनी केव के बाहर निकलता है एंड एक स्टेप के अंदर वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो क्वानजाओ बिल्डिंग होती है, वैसे तो ये काफी ज्यादा ऑर्डिनरी सी बिल्डिंग थी चू सिटी की, बट आज कुछ स्पेशल था इसलिए यहाँ पे 2 फर्स्ट क्लास के मार्किसेस थे। तो यहाँ पे हम लोग को एक वुमेन भी देखने के लिए मिल सकती थी। देखने से लग रहा था कि ये भी इन दोनों के साथ ही है। गाइस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था कि इनकी टीम के अंदर कुल मिला के 5 लोग है, तो ये 2 लोग जो कि फर्स्ट क्लास के मार्किसेस है, वही इनके अंडर के अंदर कुल मिला के 3 इनके गेस्ट ऑफिशियल्स। एंड इन पांचों को देखा जाए तो ये पांचों के पांचों चौधरीलम के पीक के ऊपर है। इस वक्त वो जो औरत होती है वो अपने कॉज एंड इफेक्ट की मदद से लू फैंग की लोकेशन को पता करने की कोशिश कर रही होती है। कहती है मैंने इस बंदे के बारे में काफी कुछ रिसर्च किया लेकिन फिर भी इसके काफी ज्यादा कम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हम लोग को देखने के लिए मिले। लगता है कि पॉसिबली ये जो बंदा है ये कोई बहुत ज्यादा बूढ़ा बंदा हो, लेकिन ये वापिस से रिकॉग्नेट हुआ है एंड इसलिए ये आज इतना ज्यादा पावरफुल है। जो भी हो हम इस पर्सन के साथ डील करते हुए ज्यादा केयरलेस नहीं हो सकते। हम पांचों को एक ही बारी के अंदर ऑल आउट अटैक करना पड़ेगा ताकि हम एक ही बारी में इस पर्सन को मार दे। लोग जानते थे कि जो लू फैंग की बॉडी है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है एंड जो लू फैंग की सोल है वो ऑलरेडी गॉड किंग लेवल तक लगभग टच कर ही चुकी होगी। इसे तो नॉर्मली देखा जाए तो जिन लोगों का फिजिकल कल्टीवेशन एक अलग लेवल के ऊपर होता है वो बाकी के एक्सपेक्ट के अंदर काफी ज्यादा पीछे रह जाते हैं एंड जिन लोगों की फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है उनको पूरी तरीके से यानी कि उनकी फिजिकल बॉडी को पूरी तरीके से खत्म करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। फाइनली हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर एक घमासान युद्ध